हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट जनवरी 2025 का जो हमारा एग्जामिनेशन था, उस एग्जामिनेशन में कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटिंग से जो भी सवाल पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको वेब स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो, और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या हो, टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। और देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको डर लगता होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, बट फॉर्मूलाज वगैरह तो याद कर ही सकते हो। मटेरियल और लेबर वाले वेरिएंसेस तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, और ये वाला सवाल सच में कोई खास मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लिस्ट 1 में आपके डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस है और लिस्ट 2 में आपको दिए हुए हैं उनके फॉर्मूला। और सबसे पहले दे रखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस रहता है बेसिकली, और ये चीज अपने को ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 में देखने को मिल रही है। इसके बाद है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो आप प्राइस को कंपैरिजन करने वाले, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये चीज आपका 3 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो इसके अंदर आप अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपको 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बचा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो अगर आप मल्टीपल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वेरिएंस आपका आएगा, कंप्यूट करेंगे, और यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेगा, जहां पे आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सब क्लासिफिकेशन रहते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस की, जिसके अंदर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपना करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 का सीधा सीधा आंसर बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड इंश्योरेंस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। अब देखो, अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना नॉर्मली बात होती है, 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं रियल अकाउंट, और तीसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। जो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं। रियल अकाउंट आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के नॉर्मली रहते हैं, जो आपके टेंजिबल एसेट्स वगैरह रहते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नॉमिनल अकाउंट आपके जो रहते हैं एक्सपेंसेस और यहाँ पे जो आपके इनकम्स वगैरह रहते हैं उनके ये हो जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो लोगों के हैं, पर्सन्स के हैं। अब इनको भी फर्दर 3 में बांटा गया। एक तो आपके नेचुरल पर्सन, जैसे राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, तो ये बिल्कुल नेचुरल पर्सन है, जैसे आप और मैं हैं। इसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो ये नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नाम है, किसी फर्म का नाम है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और कैटेगरी आती है, विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि ऐसे नाम जो किसी लोगों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे खाते जो किसी लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सभी आ जाते हैं। कि आपने कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो खर्चा किसी पर्सन का आउटस्टैंड कर रहा है, अभी खड़ा हुआ है, जिसकी पेमेंट करनी है। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो कोई ऐसा खर्चा किसी ऐसी पर्सन को हमने पेमेंट पहले कर दी है। तो ये ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following consists of comparing entries in the books of accounts with documentary evidence in support thereof। तो अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं भैया, किस टर्म को हम डिफाइन करते हैं कि हमारी किताबों में जो एंट्री हुई हुई है उसको उसके डॉक्यूमेंट से, वाउचर से कंपेयर हम कर रहे हैं। ऑप्शंस दिए, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वाउचिंग के अंदर बिल्कुल सीधा सीधा ये काम होता है। वाउचिंग के अंदर हम वाउचर चेक करते हैं, जो भी एंट्री बुक में हुई हुई है, किताबों में हुई हुई है, उसका वाउचर चेक करते हैं। सो दिस इज वाउचिंग।
इंटरनल चेक के अंदर बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर लेता है। इंटरनल कंट्रोल तो एक ब्रॉडर सिस्टम है जिसमें कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, इंटरनली बहुत सारे कंट्रोल हो सकता है। वेरिफिकेशन के अंदर बेसिकली आप जो है ना एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह की वेरिफिकेशन करते हो कि वास्तव में एग्जिस्टेंस में है भी या नहीं भी है। किताबों में बिल्डिंग लिखी हुई है बट वास्तव में बिल्डिंग है भी या नहीं, तो दिस इज वेरिफिकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? Calls in advance is the amount paid by the shareholder in excess of the amount due from them. तो देखो, शेयर होल्डर से अमाउंट ड्यू था 5 रुपए, बट उसने 7 रुपए पे कर दिए, उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो अपना आगे का जो बैलेंस था वो भी एडवांस में दे दिया। कॉल इन एडवांस है, बिल्कुल सही डिफाइन किया गया है। When the number of shares applied is more than the number of shares offered to the public for subscription, this is termed as under subscription. देखो, ये ऑप्शन ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने पब्लिक से 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाए थे, उन्होंने 15,000 के लिए अप्लाई कर दिया। इसे अंडर सब्सक्रिप्शन तो नहीं बोलेंगे जी, इसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, तो ये गलत कह रहा है, तो बी वाला तो हमारा गलत है। सेक्शन 49 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स द इशू ऑफ शेयर्स अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। यहाँ पे देखो जी, सेक्शन गलत दे दिया, ये सेक्शन 49 नहीं है, ये 53 सेक्शन के अंदर ऐसी बात बोली हुई है। Unless or until the forfeited shares are reissued, the balance on the shares forfeited account will be deducted from the paid up capital. अब देखो, जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट होता है ना, आप जर्नल एंट्री देखना शेयर फॉर फीचर की, आपको पता ही होगी। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस से क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड पे इसे शो करेंगे, माइनस करके थोड़ी शो करेंगे, नॉर्मली शो करेंगे। ये कह रहा है पेड अप कैपिटल से आप माइनस कर दो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बैलेंस शीट टैली कैसे करेगी। तो वहां पे शो करेंगे जरूर शेयर कैपिटल के नीचे, बट माइनस नहीं करेंगे, डिडक्टेड नहीं करेंगे, इसीलिए ये वाला भी गलत है। Securities premium is an amount in excess of the nominal value of the face value of the securities. तो एक सिक्योरिटी 10 रुपए की है बट उसे इशू किया जा रहा है 15 रुपए का, तो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा इज द सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल सही है। तो ए और ई केवल सही है, बी सी और डी में तो गड़बड़ है, और इसीलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट वेयर देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा जब आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस भी सवाल में दे रखा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे लेट सपोज कि आपने एक प्रोसेस में 1000 यूनिट डाले हुए हैं, उसमें से 900 यूनिट तो पूरे कंप्लीट हो गए, बट 100 यूनिट ऐसे हैं जो अभी आधे 50% ही कंप्लीट हुए, तो ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है। तो अगर ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है आपके सवाल में, तो किस तरीके से आपका सीक्वेंस रहेगा, स्टेप्स रहेगा, वो आपको बताने हैं। तो फटाफट से एक बार रीड कीजिए जी। जैसे सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट की बात कर रहा है, ये तो सबसे लास्ट में बनना चाहिए, पहले तो बन ही नहीं सकता ना, पहले तो पूरी कैलकुलेशंस होंगी। तो सबसे पहले जो काम किया जाता है, सबसे पहले आप देखते हैं भैया कितने नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट्स हमने यहाँ पे इनपुट में डाले थे और कितना आउटपुट यहाँ पे हमारे पास निकल कर आया। तो सबसे पहले तो यही वाली चीज आप देखते हैं कि इस प्रोसेस में कितना इनपुट डाला था और कितना आउटपुट हमारे पास निकल कर आया, कितना इनपुट आपके पास पूरा डाला था, कितना आधा डाला था, और कितना आउटपुट आपके पास पूरा निकला, कितना आपके पास आधा निकला। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप जो है वो फॉलो किया जाएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना लेते हो कि भैया 900 यूनिट तो 100% कंप्लीट हो गए, बट 100 यूनिट 50% कंप्लीट है। तो आप बेसिकली कह सकते हो 900 पूरे और 100 यूनिट 50% कंप्लीट, या फिर हम 50 यूनिट पूरे कंप्लीट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 950 यूनिट्स के आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यहाँ पे मान सकते हो। तो अभी आपको उसके बाद करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है एक कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना पड़ता है कि आपके 950 यूनिट्स बने और कितनी कॉस्ट आई, आप उसका एक पर यूनिट कॉस्ट का एस्टिमेट निकाल लेते हो। और पर यूनिट कॉस्ट आपको पता लग गई, फिर आप उसे एलोकेट कर देते हो आपके कंप्लीटेड यूनिट्स पे भी, डब्ल्यूआई पे भी। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन तैयार कर लेते हो, और लास्ट में फाइनली आपका प्रोसेस अकाउंट तैयार होता है। और इसीलिए अगर आप सीक्वेंस की तरफ बढ़ोगे ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 की सीक्वेंस प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए, अगला सवाल है न्यूमेरिकल सवाल, और मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। करंट एसेट्स हैं 4 लाख के, इन्वेंट्री है 2 लाख की, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 की। करंट रेशो अपने को बतानी है भैया। करंट रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। करंट एसेट सवाल में ऑलरेडी दे दिए, तो करंट लायबिलिटीज पहचाननी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी रहते हैं 2,40,000 का।
अगर करंट एसेट्स अपने पास 4 लाख के हैं तो करंट लायबिलिटी तो 1,60,000 की ही होगी ना, तभी तो 2,40,000 आएगा वर्किंग कैपिटल। तो 1,60,000 की करंट लायबिलिटीज हैं, 4 लाख के करंट एसेट्स हैं, तो इसको आप बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया, 2.5:1 बन जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का कितनी आसानी से बन गया। इन्वेंट्री वाला जो डाटा दे रखा है कुछ नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, और ये सवाल है डिटरमाइन द पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, एक्चुअल सेल्स इतनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा इतना है। तो पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। इसका फॉर्मूला आपको, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं, बट यहाँ पे कौन सा लगेगा ये पकड़ना जरूरी है, और ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत खुद से किया करो ताकि एग्जामिनेशन में आप चीजों को रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल 48,000 की है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 का है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताते हैं कि एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कितनी ज्यादा है। तो ब्रेक इवन सेल हमारी कितनी होगी, 40,000 की होगी। ठीक है जी, 40,000 की होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 का, टोटल सेल 48 तभी बनेगा। और अगर ब्रेक इवन सेल 40,000 की है, फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 की है, तो क्या मैं पीवी रेशो निकाल सकता हूं। अब देखो एक फॉर्मूला रहता है ब्रेक इवन सेल्स का, ये फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल्स का होता है, आप यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं पीवी रेशो से, और यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। ब्रेक इवन सेल्स मेरे पास 40,000 की हैं, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को 12,000 की गिवन है, पीवी रेशो यहां से निकाल लेता हूं। तो पीवी रेशो अगर मैं निकालता हूं जनाब 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये तो मेरे पास कितना बन गया, 0.3 बन गया, या फिर मैं इसे 30% भी बोल सकता हूं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर यहाँ पे कितनी आसानी से निकल गया। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are true regarding the admission of a new partner? According to Section 25 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as partner. अब देखो सेक्शन हर किसी को याद रहते नहीं है, तो अगर आपको ए वाला नहीं पता तो इसे एक बार छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई 3 सही पहचानने, कोई ना कोई 3 हमें पक्का से सही पता लग गए तो आंसर बन जाएगा। New profit sharing ratio is the ratio in which all the partners including new partner will share profits and losses of the firm. बिल्कुल सही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल यही होगी। न्यू प्रॉफिट शेयर आपका कितना होगा, प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस्ड माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, नहीं जी, आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयर होगा उसमें ओल्ड आप पहले लिखोगे, ओल्ड के अंदर या तो अगर आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो सेक्रीफाइस माइनस हो जाएगा, अगर आपने गेन कर लिया तो गेन प्लस हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, पहले ओल्ड लिखो, उसमें से माइनस प्लस करो जो करना है। तो सी वाला तो गलत है। सेक्रीफाइसिंग रेशो की कितना आपने सेक्रीफाइस किया, ओल्ड आपके पास ज्यादा था, न्यू कम है, तो ये आपका सेक्रीफाइस हो गया, ओल्ड माइनस न्यू, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट और लॉस विच अराइसेस फ्रॉम द रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस निकल कर आएगा अल्टीमेटली तो पार्टनर में जाना ही है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मेरे पास बी वाला, डी वाला और ई वाला बिल्कुल सही बन जाते हैं, सी वाला गलत है, हमने ऑलरेडी देखा, और ए वाला भी गलत है। देखो सेक्शन 25 बेसिकली बात करते हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है। एडमिशन वाले प्रोविजन आपके सेक्शन 31 में होते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको पता चल गया बी, डी और ई सही है, उसी से आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट दे रखे हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। सबसे पहले कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि जनाब प्रॉफिट वगैरह को तो भूल जाओ, लॉसेस वगैरह की प्रोविजन पहले ही करके चलो, और ये चीज अपने को 4th नंबर में दे रखी है। डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, डेबिट वाला भी होगा, क्रेडिट वाला भी होगा, और ये चीज हमें 3 में दे रखी है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला, बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग हैं, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, और ये चीज हमें पॉइंट नंबर 2 में देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंसी, एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप फॉलो कर रहे हो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो हर एक पीरियड के अंदर, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आप हर पीरियड में फॉलो करो, तो ये आपको कंसिस्टेंसी कहता है। और अगर आप मैचिंग बनाएंगे ना, यहाँ पे क्लियरली हमारी ऑप्शन नंबर 1 की मैचिंग बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 में ये सारी बातें प्यारे दोस्तों हमें कह रखी है, तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस। तो आजकल जो सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं वो इंड एएस को लेकर आते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कौन सा इंड एएस पहले है, जो पहले होगा उसे पहले रखिएगा, और जो लास्ट में आएगा उसे लास्ट में रखिएगा अपने ऑर्डर के अंदर।
तो पहले एक एक करके देखते हैं कौन सा इंड एस किससे जुड़ा हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा इंड एस 7 से जुड़ा हुआ है जी। इनकम टैक्सेस जो हमारे जुड़े हुए हैं वो इंड एस 12 से जुड़े हुए हैं। रेवेन्यू की जो बात होती है वो हमारे इंड एस 18 के अंदर होती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये वाला जो हमारा इंड एस है ये इंड एस 16 है। और बोरोइंग कॉस्ट से जो हमारा इंड एस जुड़ा हुआ है वो 23 जुड़ा हुआ है। अगर आपको सारे नहीं भी याद, बीच में कोई 3 याद है, तब भी आप मैचिंग को बना सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास ए आ जाएगा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी, फिर उसके बाद आ जाएगा डी, फिर सी और लास्ट में ई। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो आंसर है इस सवाल का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, if the current ratio is 3.5:1 and quick ratio is 2:1, if excess of current assets over quick assets represented by inventories is 24,000, calculate current assets। अब देखो करंट रेशियो अपने को दे रखी है, यानी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 3.5 है, ऐसा मैं कह सकता हूं जी। और इसको मैं लिख सकता हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटीज। और दूसरी तरफ हमें हमें दे रखी है जी क्विक रेशियो विच इज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, या मैं 2:1 दे रखी है। और इसे मैं लिख सकता हूं क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 24,000 का है। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, इनका जो डिफरेंस है वो 24,000 का है। करंट एसेट्स की जगह लिख देता हूं 3.5 करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट्स की जगह लिख देता हूं 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24,000। ये मेरे पास आ गया जी 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24,000। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, तो फटाफट से बताइए क्या वैल्यू यहां पे निकल कर आएगी। 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये 16,000 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि करंट लायबिलिटीज हमारे पास 16,000 है। तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? करंट एसेट्स निकालने के लिए 16,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपका निकल कर कितना आएगा? ये आपका निकल कर आ जाएगा 56,000। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is related to कैश फ्लो स्टेटमेंट? अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा इंड एएस कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है जी? तो इंड एएस 7 है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं, कैश फ्लोज दिए हुए हैं और आपको बताना है ये कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो उसे आप बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से किसी एक्टिविटी में डालने की बजाय इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ जोड़ना चाहिए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना, दैट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होना चाहिए। परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी आपने बिजनेस में लगाई तो इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट इन द मशीनरी, जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में रिटर्न्स लाकर देगी, तो ये आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय का जो भी सैलरी है या कोई भी और खर्चा है जो आप पे कर रहे हैं, तो ये आपका नॉर्मल ऑपरेशंस का खर्चा है, एंड इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ जोड़ सकते हैं। और ये सीक्वेंसिंग हमारी अगर हम बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 की प्यारे दोस्तों ये सीक्वेंसिंग बनेगी। ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, now coming to the next question, in which of the following cases there will be flow of fund? अब देखो फंड के फ्लो के लिए ना बहुत जरूरी कंडीशन है कि एक आपकी आइटम होनी चाहिए करंट वाली, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी होगी, एक करंट होगी और दूसरी आपकी होगी नॉन करंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तभी आपका फंड फ्लो होगा। दोनों करंट होंगी या दोनों नॉन करंट होगी तो कोई फंड फ्लो नहीं होगा। ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर आपका नॉन करंट है, कैश आपका करंट है, तो बिल्कुल आपके पास यहाँ पे फंड फ्लो होगा, बिल्कुल होगा जी। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर कैश, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी करंट लायबिलिटी है, कैश भी करंट एसेट है, तो यहाँ पे कोई फंड फ्लो नहीं होगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ शेयर, अब ये दोनों नॉन करंट है, ये नॉन करंट एसेट है बिल्डिंग, नॉन करंट लायबिलिटी है आपके शेयर, तो यहाँ पे कोई फंड फ्लो नहीं होगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ डिबेंचर, देखो क्रेडिटर हमारे पास करंट होता है, करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, एक करंट दूसरा नॉन करंट, तो जनाब यहां पे आपका फंड फ्लो हो जाएगा। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, दोनों आपके करंट एसेट्स हैं तो कोई फंड फ्लो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो केवल ए और डी ऐसे केसेस है जहां पे एक करंट है और दूसरा नॉन करंट है, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ए एंड डी ओनली का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर इन द कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बेसिकली हमारे पास जो भी डिफरेंट हमारे कॉस्ट से जुड़े हुए आइटम्स होते हैं उनका एक कंपाइलेशन होता है। तो एक सीक्वेंस में हम चलते हैं जी, और इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो ये जो हमें पॉइंटर्स दे रखे हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि मटेरियल कितना कंज्यूम किया। सबसे पहले आपने मटेरियल कितना कंज्यूम किया वो निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं, तो आपके पास निकल कर आती है जी प्राइम कॉस्ट। आपके पास निकल कर आती है प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आती है। इसके अंदर आप अपने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी निकल कर आती है। और ये सीक्वेंस प्यारे दोस्तों हमें जो देखने को मिल रही है ना, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रही है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। देखो जी, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं। और पर्सनल अकाउंट लोगों के होते हैं, रियल अकाउंट हमारे एसेट्स वगैरह के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चों के, इनकम के होते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज आती हैं। कुछ नेचुरल पर्सन है, राम श्याम घनश्याम। कुछ आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे मान लीजिए कोई हमने फर्म बना ली, कंपनी बना ली, तो ऐसा कुछ अगर बना लिया। और कुछ हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये ऐसे पर्सनल अकाउंट है जो कुछ लोगों को मिलाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने 10 लोगों की वेजेस देनी है, तो मैं 10 लोगों के नाम नहीं लिखता, मैं उनको क्लब करके एक नाम लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। बट दिस आउटस्टैंडिंग वेजेस इज रिप्रेजेंटिंग कि मैंने 10 पर्संस को वेजेस की पेमेंट करनी है। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पास जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।